नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम देखने वाले हैं डेली की तरह। आज भी हम लेके आए हैं जीएस प्रैक्टिस सेट, जो कि आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी से संबंधित सभी प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसी के आधार पर सेट लेके आते हैं। ठीक है, आपसे बताइए किस चीज़ की तैयारी करो, एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर टेक्नीशियन की। आज के जो सेट है डेली की तरह हम इनमें सभी विषय रखे हुए हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है। आप लोग अंत तक जरूर क्लास को देखिएगा और बताइएगा कॉमेंट में कि कितना आपने सही किया है। ठीक है, ये बताना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। बताइए इसका उत्तर क्या दो। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, इनमें से कौन सा है जो जिसकी कोई भी इकाई नहीं है। तो दाब का क्या हो जाएगा, दाब का हो जाएगा पास्कल। ठीक है, पास्कल का हो जाएगा जिसे कि पास्कल न्यूटन 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 मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल का सूत्र हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। घनत्व का क्या हो जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। ठीक है, और विस्थापन का क्या हो जाएगा, विस्थापन का होता है मीटर। क्या हो जाता है, मीटर। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है, फैराडे जो है विद्युत धारिता का मात्रक है। हेनरी जो है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। और पास्कल जो है अभी पता क्या है, दाब का एसआई मात्रक है। तो इसका उत्तर क्या है, वेबर हो जाएगा। क्या है, वेबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होगा। आप लोग बताए विद्युत धारा की जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक हो जाएगा, चलिए ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। क्या होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। और वोल्ट जो है, वोल्ट है विभवांतर का मात्रक। और कूलम किसका हो जाएगा, आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर जो है यही इलेक्ट्रिक हो जाएगा, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और इसका सूत्र क्या हो जाता है, यानी एम्पियर बराबर हो जाता है कूलम बटा सेकंड। क्या हो जाता है, कूलम बटा सेकंड। यानी आई से हम एम्पियर को सूचित करते हैं, धारा को। और इसका हो जाएगा कूलम, यानी क्यू बटा टी हो जाएगा। टी हो जाएगा समय, सेकंड, और क्यू हो जाएगा आवेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है। कौन सा राशि जो इनमें से इसका मात्रक नहीं है। बल का, बाल में होगा, बल होगा। बल का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का सूत्र होता है किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, याद रखेंगे। चलिए संवेग का मात्रक क्या होगा, तो संवेग का हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड हो जाएगा। बल में हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, याद रखिएगा किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होगा। और संवेग में क्या होगा, तो किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। चलिए आप आपेक्षिक घनत्व जो है, आपेक्षिक घनत्व जो है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किन युग्म की इकाइयां समान नहीं होती। चाल और वेग का सही मात्रक क्या होता है, चाल और वेग का क्या जाएगा, मीटर बटा सेकेंड हो जाता है। चाल और वेग का मीटर बटा सेकेंड। कार्य एवं ऊर्जा का हो जाता है जूल, यानी न्यूटन इंटू मीटर। जूल हो जाएगा किसका, कार्य एवं ऊर्जा का। और इसका हो जाएगा मीटर बटा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और दूरी और विस्थापन पे क्या होता है, मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का मीटर हो जाएगा। तो अब दाब और बल का जो है मात्रक अलग अलग होता है। बल का हो जाता है न्यूटन। ठीक है, बल का हो जाता है न्यूटन, और दाब का हो जाता है पास्कल। न्यूटन का सूत्र आप लोग लिखिए कमेंट में क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। इसके डैश एक यौगिक नहीं है, इनमें से कौन सा है जो यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है। तो चौक जो है यौगिक है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी यौगिक है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी यौगिक है, परंतु लेड जो है वो तत्व है। ठीक है, पदार्थ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोस का द्रव्यों में पिघलना भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रव्यों में द्रवीकरण होना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। गैस द्रव्यों का गैसों में वाष्पीकरण होना, ये भी भौतिक परिवर्तन, यानी पदार्थ का विनिमय होना, ये जो है ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका उत्तर बताइए अपने कमेंट में क्या होगा। चलिए इसका हम उत्तर बताते हैं क्या कहलाता है। तो सस्पेंशन कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, तो घुला हुआ पदार्थ हो जाएगा। क्या होगा, घुला हुआ पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन है। तो मक्खन का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या, मक्खन का खट्टा होना जो है रासायनिक परिवर्तन है। CO2 से सूखी बर्फ बनाना, ये भौतिक परिवर्तन। एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना, ये भी भौतिक परिवर्तन। लोहे का चुंबकीयकरण क्या हो जाएगा, ये भी भौतिक परिवर्तन होगा।
प्लेटिनियम तार को जब गर्म करेंगे तो भौतिक परिवर्तन, और जब जलाएंगे तो रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उसमें आग निकल रही है, रोशनी हो रही है, यानी कि उसको हम फिर से दोबारा वही नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जलना जब भी रहेगा तो रासायनिक परिवर्तन, और गर्म होना भौतिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? किन अस्थायी कोशिकाओं में मृत होती है? क्या इसका उत्तर? कोशिका जो होती है मृत होती है तो अस्क्लेरन कायमा हो जाएगा। क्या? अस्क्लेरन कायमा। पैरेन कायमा जो है जड़ एवं पत्तियों के बाहरी आवरण में पाया जाता है। जड़ और पत्ती के बाहरी आवरण में क्या पाया जाता है? पैरेन कायमा पाया जाता है। और कोलेन कायमा जो है, कोलेन कायमा पर्णवृंत में एपिडर्मिस के नीचे पुष्प वृंत पर पाया जाता है। ये जो है पर्णवृंत के जो एपिडर्मिस के नीचे जो पुष्प होता है उसके उस पर पाया जाता है, ठीक है, कोलेन कायमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विरीक्षण। विरीक्षण डैश में उधर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। विरीक्षण जो है डैश में उधर गुहा के बाहर स्थित होता है। किसके बाहर होता है? किस उधर गुहा के बाहर होता है? तो अंडकोश की थैली में होता है। कहाँ? अंडकोश की थैली में होता है, ठीक है। चलिए मूत्राशय जो है श्रेणी गुहा में स्थित होता है। मूत्राशय जो है श्रेणी गुहा में स्थित होता है। और अंडाशय जो है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ये जो अंडाशय जो है एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसमें होता है? तो अंडाशय में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? इसका तो हो जाएगा टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्या हो जाएगा? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है इसके टिश्यू कल्चर के माध्यम में से पौधा की क्या हो जाएगा? क्लोनिंग की जाती है। क्या की जाती है? पौधा की क्लोनिंग की जाती है टिश्यू कल्चर के माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जानवर जो है अपना लिंग बदल सकता है? तो लिंग कौन बदलता है? तो स्नेल बदलता है। यानी कि ये क्या है? तो द्विलिंगी जीव है। स्नेल जो है द्विलिंगी जीव है। और घोंघा भी जो होता है द्विलिंगी जीव होता है, ठीक है, स्नेल या घोंघा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? तो हो जाएगा IAA हो जाएगा, ठीक है। इसका पूर्ण रूप होता है इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। और इसका सूत्र हो जाता है C10H9NO2 की जगह C10H9NO2, ठीक है। इसका सूत्र हो जाएगा यानी इंडोल 3 एसिटिक अम्ल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे बताइए आप लोग। चलिए इसको भी हम डिस्कशन पूरा करते हुए चलेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव है। प्रथम तीर्थंकर, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव है। और पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर है। और अंतिम तीर्थंकर कौन होता है? तो महावीर स्वामी होते हैं। महावीर स्वामी। पूरे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें से पहला तीर्थंकर कौन होता है? पहला तीर्थंकर ऋषभ देव होते हैं। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 24वां तीर्थंकर जो होते हैं अंतिम वाला वो महावीर स्वामी होते हैं, ठीक है। और महावीर स्वामी का जो जन्म होता है 540 से 40 BC में जन्म होता है। और मृत्यु कब होता है? 468 BC में हो जाता है, ठीक है। 540 BC में इनका जन्म होता है महावीर स्वामी का। अब 468 BC में मृत्यु हो जाती है। ये जो महावीर स्वामी है 12 वर्ष तपस्या किए थे, ठीक है। और ऋजुपालिका नदी के तट पर किए थे। कहाँ किए थे? महावीर स्वामी 12 वर्ष तपस्या किए थे, ऋजुपालिका नदी के तट पर किए थे। और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जिसको? महावीर स्वामी को साल वृक्ष के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए महात्मा बुद्ध को हम आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो हो जाएगा माउंट पोपा जो है ये मृत ज्वालामुखी है। और माउंट पोपा जो है कहाँ पाया जाता है? तो म्यांमार। क्या जगह? म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में स्थित है। कौन? माउंट पोपा जो है मृत ज्वालामुखी है। यह कहाँ पाया जाता है? तो म्यांमार का में स्थित है। आगे भी कुछ देख लेते हैं। माउंट फ्यूजियामा है, माउंट फ्यूजियामा ये है तो इसका जगह जापान में स्थित है। माउंट फ्यूजियामा जापान में स्थित है, ठीक है। और माउंट एटना जो है, माउंट एटना कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है। माउंट एटना इटली में है। और कोटोपैसी कहाँ? इक्वाडोर में स्थित है। लिखिएगा आप लोग, नोट कीजिएगा। कोटोपैसी जो है इक्वाडोर में स्थित है। और विलारिका जो ज्वालामुखी है चिली में स्थित है। कहाँ? विलारिका ज्वालामुखी चिली में स्थित है। उबिनास जो ज्वालामुखी है वो पेरू में है। कहाँ? पेरू में। उबिनास ज्वालामुखी पेरू में है। अस्टामबोली ज्वालामुखी कहाँ है? तो लिपारी द्वीप पर। अस्टामबोली जो ये है, अस्टामबोली जो है कहाँ है? तो यह जगह लिपारी द्वीप यानी भूमध्य सागर पर, ठीक है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। आई होप नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए इसको भी आप लोग दूसरा प्रश्न पे नोट कीजिएगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबाद हो जाएगा। क्या? आशगाबाद हो जाएगा। अंकारा जो है तुर्की की राजधानी हो जाएगा। कहाँ का? तुर्की का।
क्या कहता है, ताशकंद जो है, ताशकंद हो जाएगा किसका, उज्बेकिस्तान की राजधानी। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाएगा। ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 ईस्वी में भारतीय पीएम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। कहाँ, ताशकंद में ही 11 जनवरी 1966 ईस्वी में भारतीय पीएम श्री लाल बहादुर शास्त्री की निधन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन पर फैक्ट्स थोड़ी सी भी आएगी हम उसको आपको बताते चलेंगे। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या होगा? विशाखापट्टनम। पूरे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। और चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में। क्या जो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। पारादीप बंदरगाह जो है पूर्वी तट ओडिशा में स्थित है। ठीक है, और तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तूतीकोरिन एक एक्स्ट्रा बता दिया आपको, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। तो आप लोग बताइए विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आपको कमेंट में बता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म है जो सुमेलित है। प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संघीय समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल। यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और कुछ नोट कर लीजिए आप लोग। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष हो जाएगा जे बी कृपलानी। ठीक है, चलिए कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। पीसो निम्न में से किस देश की राजधानी? पीसो जो है किस देश की राजधानी है? इनमें से बताइए आप लोग। तो पीसो जो है फिलीपींस की राजधानी है। कहाँ का? फिलीपींस का। और फिलीपींस की राजधानी, सॉरी राजधानी ने ये मुद्रा होगा, गलती से लिखा गया राजधानी। फिलीपींस की राजधानी तो मनीला हो जाएगा। पीसो का मुद्रा जो है, पीसो निम्न में से किसकी मुद्रा है? मुद्रा। ठीक है, किसकी मुद्रा है? तो फिलीपींस की राजधानी क्या जाएगा? मनीला हो जाएगा। क्या जाएगा? मनीला। और मालदीव की राजधानी क्या जाएगा? तो मालदीव जो है मालदीव की राजधानी हो जाएगा माले। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले। और मालदीव की जो मुद्रा है क्या है? रुपया, मालदीव रुपया। ठीक है, और मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। नवंबर 2023 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में बना? 2023 में कौन बना? तो नवंबर 2023 में किसने न्यूजीलैंड के पीएम के रूप में कार्यभार संभाली है? तो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? आप लोग बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? बताइए आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा क्रिस्टोफर लक्सन। क्या जो क्रिस्टोफर लक्सन, इनका 42वें पीएम बने थे। क्या? न्यूजीलैंड के 42वें पीएम बने थे। और इनसे पहले कौन रहा है? तो इनसे पहले थे क्रिस हिपकिंस। क्या जो क्रिस हिपकिंस थे। क्रिस हिपकिंस कब से कब तक रहे थे? क्रिस हिपकिंस तो वो रहे थे 25 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2023 से रहे थे। कब तक रहे थे? तो 25 नवंबर 2023 तक रहे थे। ठीक है, मतलब 23 में ही शपथ लिया, 23 में ही समाप्त हो गए। और जेसिंडा आर्डन जो है 26 अक्टूबर से 2017 से 26 अक्टूबर 2017 से कब तक रहे? तो 25 जनवरी 2023 तक रहे हैं। ठीक है, 2023 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बताइए आप लोग। भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी। और एक कौन सा नदी होता है? ताप्ती जो नदी है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है अरब सागर में प्रवाहित प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, जो अरब सागर में प्रवाहित होती है, अरब सागर की। ठीक है, और गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी 2525 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं? कौन है जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष है तो डॉक्टर वी नारायण जो है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। डॉक्टर वी नारायण कब शपथ लिए हैं? तो 14 जनवरी 2025 से। 14 जनवरी 2025 से। ठीक है, कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है? तो डॉक्टर वी नारायण है, जो 14 जनवरी 2025 से शपथ लिए हैं। ठीक है, 14 जनवरी 2025 से। ये जो है चेयरमैन और सचिव की भूमिका भी निभाई है। डॉक्टर वी नारायण जो है चेयरमैन और सचिव की भी भूमिका निभाई है। इसरो के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एस सोमनाथन का। तो एस सोमनाथन जो है 15 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2025 तक रहे हैं।
कब तक? 15 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2025 तक कौन रहे? एस स्वामीनाथन, ठीक है। और डॉक्टर के सिवन जो है 15 जनवरी 2018 से 15 जनवरी 2022 तक रहे हैं, ठीक है। 15 जनवरी 2018 से 15 जनवरी 2022 तक कौन रहे? डॉक्टर के सिवन, 2018 से 2022 तक, ठीक है। कौन रहे? डॉक्टर के सिवन। और डॉक्टर एस स्वामीनाथन जो है ये रहे 2022 से 2025 तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो रहे 1963 से 1971, चलिए 1963 से 1971 तक रहे। कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो इसरो का स्थापना जो हुआ था 1969 में हुआ था, ठीक है। और 1969 में नाम इसरो पड़ा था इसका। और इससे पहले इसका नाम क्या था? इसके पहले इसका नाम इनकोस पर था, इनकोस पर था। इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसका नाम था। इसका स्थापना हुआ था 1962 में, ठीक है। चलिए नाम इसका बदला कब किया था? तो 1969 में इसरो किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आप लोग बताइए इसका उत्तर। चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट में। और आप लोग यह भी बताइएगा कि आपका 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपका सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए ये जो 47 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीट कितना? 47 है, ठीक है। और आर्टिकल 330 में कहा गया है के तहत दिया गया है, मतलब आरक्षण जो दिया गया है आर्टिकल 330 के तहत दिया गया किसको? SC और ST को, ठीक है। कुल लोकसभा में सीटें कितना है? 543 है। कुल लोकसभा में सीटें 543 है, ठीक है। और कम से कम उम्र कितना होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। आर्टिकल 84 में योग्यता की बात की गई है, लोकसभा की योग्यता की बात आर्टिकल 84 में किया गया। और आर्टिकल 108 में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। कौन? राष्ट्रपति बुला सकता है। आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में बुला सकते हैं, ठीक है। आपको इसको उत्तर बताना है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है, ठीक है। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना। बताइए आप लोग वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि और दोस्त लोग भी इसमें जुड़ सके। और जो न्यू जुड़ते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा RSS के परिवार में जुड़ने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय श्री महाकाल।